हेलो फ्रेंड्स, ये आज मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला वीडियो है मॉडर्न इंडिया का। यानी कि मॉडर्न इंडिया का जो पीरियड स्टार्ट होता है वो 18वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है, यानी कि कह सकते हैं कि पोस्ट मुग़ल एम्पायर से स्टार्ट होता है। और इसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया में ही जो विदेशी व्यापारी आए, जिसमें पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटिश आए, उनको भी इसी में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो पोस्ट मुग़ल एम्पायर्स थे उनको देखेंगे। उसमें कौन कौन से पोस्ट मुग़ल एम्पायर्स थे। मेडिवल पीरियड में हम लोगों ने देखा कि यह जो दौर रहा था पूरा मुस्लिम शासकों का दौर था, जिसमें पहला वंश था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लास्ट में लोधी वंश। उसके बाद जो है मुग़ल वंश की स्थापना होती है और उसी दौर में हमें देखने को मिलता है जो अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से आए और धीरे धीरे फिर यहाँ पर अपना प्रभुत्व को स्थापित कर लिया। और ये जो पीरियड है पोस्ट मुग़ल एम्पायर का, तो यह जो है बहुत कमज़ोर जो मुग़ल शासक थे, वो कमज़ोर मुग़ल शासकों का दौर था, क्योंकि इनकी मुग़ल एम्पायर में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एम्पायर रहे या फिर जो शासक रहे वो लास्ट में औरंगजेब ही थे। और उनकी मृत्यु जो है 3 मार्च 1760 ईस्वी में हो जाती है। जिस वक्त इसकी मृत्यु होती है औरंगजेब की, उस वक्त जो है मुग़ल साम्राज्य में टोटल 21 स्टेट थे, प्रांत थे। और इसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शासक थे जो मुग़ल एम्पायर में, जो कि बाबर इस वंश का संस्थापक थे, हुमायूं इसका बेटा, और हुमायूं के बाद यहाँ पर एक शासक देखने को मिलता है शेर शाह सूरी। और फिर इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है और फिर उसके बाद अकबर बनता है और फिर जहांगीर, शाहजहां और फिर सबसे जो अंतिम महान शासक था वो औरंगजेब था। उसके बाद जितने भी शासक आए वो कमज़ोर थे और अयोग्य घोषित हो गए। यहाँ पे जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब हैं, ये 4 महान शासकों की गिनती में आते हैं। ये चारों महान शासक जो है 151 लगभग 150 वर्षों तक शासन किया, 1556 से लेकर के 1707 तक। और इनके बाद जो उत्तराधिकारी आए, बहुत कम समय में 13 उत्तराधिकारी आए, यानी कि इनके जो कमजोर उत्तराधिकारी थे बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय के बीच 13 शासक आए और गए 1707 से लेकर के 1857 के जो क्रांति हुई वहाँ उस पीरियड तक में। तो आइए देखते हैं औरंगजेब के बाद जो शासक बना वो बना बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक के लिए। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो औरंगजेब के बेटा, इसमें 4 बेटा में से एक बहादुर शाह प्रथम 63 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो है मुग़ल शासकों में सबसे वृद्ध शासक था, मुग़ल शासक था जिन्होंने गद्दी पर बैठा था 63 वर्ष की आयु में। कफ़ी खां के अनुसार राजकीय कार्यों में ये पूरी तरीके से लापरवाह थे, यानी कि इसे राजकीय कार्यों से कोई परवाह नहीं था, इसलिए इसे शाह बेखबर भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर जो है वो शिया संप्रदाय को मानने वाला था, इसलिए बहादुर शाह प्रथम का जो दरबार था 2 दल में बढ़ गया था। पहला दल जो कि ईरानी दल था और दूसरा तुरानी दल। पहला ईरानी दल जो है वो शिया मत का समर्थक था, वहीं तुरानी दल सुन्नी मत का समर्थक था। फिर बहादुर शाह प्रथम का मृत्यु 26 फरवरी 1712 में हो जाता है और इनके 4 पुत्रों के बीच फिर युद्ध शुरू हो जाता है उत्तराधिकार को लेकर के। और इसी चक्कर में, यानी कि इस युद्ध के चक्कर में बहादुर शाह का जो शव है वो 1 महीने तक दफनाया नहीं जा सका था। उसके बाद जो अगला बहादुर शाह के 4 बेटों में से एक जहांदार शाह जो है गद्दी पर बैठते हैं 1712 ईस्वी में, और ये सिर्फ 1 साल के लिए बनते हैं, जो कि पहला अयोग्य शासक था और यह बहुत ज़्यादा विलासी था। इन्होंने जो अपने भाइयों को हराया था तो जुल्फ़िकार खां के सहायता से हराया था, और जिसे बाद में इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। इन्हीं की सहायता से तीनों भाइयों को मार गिराया था।
कहा जाता है कि जुल्फ़िकार खां के ही हाथों में शासन का पूरा बागडोर था, यानी कि सारा कंट्रोल जुल्फ़िकार खां के ही हाथों में था। इन्होंने अपना साम्राज्य को बचाने के लिए कुछ उपाय सोचा। उन्होंने राजपूतों से दोस्ती की, चूड़ामण के जाट तथा छत्रसाल के बुंदेला से भी इन्होंने दोस्ती किया, लेकिन बंदा बहादुर के साथ जो है ये दोस्ती नहीं किया और उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध दमन का नीति को अपनाया। इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था। इन्होंने वित्तीय स्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश की और इसलिए उन्होंने इजारेदारी प्रथा की व्यवस्था कर दी। इजारेदारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि बिचौलियों को ठेकेदारी के तौर पर बिचौलियों को नियुक्त किया गया, यानी कि बिचौलियों के साथ यह करार किया जाता कि वो एक निश्चित राशि साल का दे देगा और वो किसानों से जितना हो सकेगा वो अपना उससे वसूल करेंगे। तो यह एक गलत व्यवस्था को जन्म देता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बिचौलिए इसको करार करता था वो किसान से जितना चाहे वसूल सकता था। इससे क्या होता है कि किसानों की स्थिति खराब होती है और असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जहांदार शाह ने लाल कुंवारी नाम की एक वेश्या को अपने शासन के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। जहांदार शाह के बाद जो अगला शासक बना फर्रुखसियार 1713 से लेकर के 19 तक के लिए, 1719 तक, जिसे कि घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के दौर में यानी कि फर्रुखसियार जो है, इसको जो राजा बनाया था वो बनाया था सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु जो कि मुगल काल में बहुत फेमस रहे हैं शासक निर्माता, किंग मेकर के नाम से, जिसमें कि हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां दोनों भाई इसमें शामिल थे सैयद बंधु में। इन्होंने 4 मुगल बादशाहों को बादशाह बनाया था, राजा बनाया था, जिसमें से पहला फर्रुखसियार था, उसके बाद रफ़ीउद्दर्जात, फिर रफ़ीउद्दौला और लास्ट जो था इसका मोहम्मद शाह था। और इसी के टाइम में ही मोहम्मद शाह के टाइम में इन दोनों भाइयों का अंत हो जाता है। इन दोनों भाइयों की मदद से जुल्फ़िकार खान, जो कि जहांदार शाह का प्रधानमंत्री था, उसका हत्या करवा दिया जाता है। हैमिल्टन जो एक अंग्रेज सर्जन थे, फर्रुखसियार को कोई खतरनाक बीमारी रहता है, उसका बीमारी को ये सर्जन ठीक कर देते हैं और इस खुशी में फर्रुखसियार जो है 1717 इसमें एक फरमान जारी करते हैं, शाही फरमान जारी करके 3000 रुपया वार्षिक टैक्स के बदले, कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को दे देता है, जिसे और ने कंपनी का मैग्ना कार्टा नाम दिया है। और सैयद बंधु जो है सैयद बंधु फर्रुखसियार के खिलाफ षड्यंत्र रच करके इसका गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। और यह इतिहास में पहली बार होता है कि किसी मुगल इतिहास में किसी का गला घोंटकर हत्या किया गया हो। उसके बाद सैयद बंधु जो है रफ़ीउद्दर्जात को राजा बनाते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं, जो कि सबसे कम समय तक रहने वाला शासक है। और इसके टाइम का जो एक प्रमुख विद्रोह था वो था नेक्सियर का विद्रोह। इसके बाद फिर रफ़ीउद्दौला को शासक बनाया जाता है किंग मेकर के द्वारा, यानी कि सैयद बंधु के द्वारा, जो कि यह भी एक सैयद बंधु के हाथों कठपुतली ही था। कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक बार ही महल से बाहर निकलने दिया गया था, वो भी जब वह आगरा के लिए प्रस्थान किया था। उसके बाद जो अगला शासक बना वो था मोहम्मद शाह, जिसे कि रंगीला भी कहा जाता है। इसे रंगीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकांश समय जो है पशुओं की लड़ाई को देखने तथा वेश्याओं और मदिरा के बीच में ही गुजारता था, इसलिए इसे रंगीला उपनाम दिया गया। सैयद बंधुओं का इसमें अंत हो जाता है, यानी कि सैयद बंधुओं का जो प्रभाव बढ़ रहा था, इससे दरबार में रोष उत्पन्न होता है और एक षड्यंत्र के तहत इन दोनों भाइयों को मारने की प्लानिंग की जाती है, जिसमें ईरानी दल का जो नेता था मोहम्मद आमीन खां, मोहम्मद शाह तथा एक औरत थी राजमाता कुदसिया बेगम, जो कि इनको मारने के लिए शामिल था। इसी के तहत प्लानिंग के तहत हैदर बेग ने छुरा घोंपकर हुसैन अली का हत्या कर दे, 2 भाई में से एक भाई का हत्या कर देते हैं
और अपने भाई का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला खां भी विशाल सेना लेकर के चढ़ाई करता है मोहम्मद शाह के इसमें दरबार में, लेकिन वहाँ पे उसको वो हार जाता है और फिर उसको भी बंदी बना लिया जाता है और फिर उसको भी मार दिया जाता है। इस तरह से किंग मेकर जो कि 4 राजाओं को इन्होंने राजा बनाया था, जिसमें इसका जो पहला राजा था बनाया था फ़ारूकशाह को, और फिर दूसरा राजा जो बनाया था रफ़ीउद्दर्जात को, और तीसरा राजा रफ़ीउद्दौला को, और चौथा इसी को मोहम्मद शाह को ही बनाया था, और इसी में इसका अंत हो जाता है। और इसी के दौरान इसी के समय में मोहम्मद शाह के समय में ही फारस के राजा या ईरान के राजा शासक 1739 ईस्वी में नादिर शाह आक्रमण करते हैं, जिसे कि ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने आक्रमण करके जो पीकॉक थ्रोन था यानी कि तख्ते ताउस, उसको अपने साथ लेके चले जाता है, और तख्ते ताउस पर अंतिम मुगल शासक जिसने बैठा था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद जो अगला शासक बना मोहम्मद शाह रंगीला के बाद वो बना अहमद शाह। इसके शासनकाल में अर्थव्यवस्था ऐसे वैसी हो गई थी, यानी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो गई, छिन्न भिन्न हो गई थी। कहा जाता है कि सेना को वेतन देने के लिए शाही सामानों को बेचना पड़ा था, और इसी के समय में ही अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद जो अगला शासक बना वो आलमगीर द्वितीय, जिसे कि प्रशासन का कोई अनुभव ही नहीं था, और आलमगीर द्वितीय का जो वजीर था गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क, उनके हाथों में एक कठपुतली बना हुआ था, और इन दोनों के बीच में जो संबंध था वो संतोषजनक नहीं था। तो कहा जाता है कि इमादुल मुल्क ने उसकी हत्या करके उसके लाश को लाल किला के पीछे यमुना नदी पर फिकवा दिया था। उसके बाद इसका बेटा पुत्र आलमगीर द्वितीय का पुत्र शाह आलम द्वितीय जो है शासक बन जाता है। इसका जो असली नाम है वो है अली गौहर। जब इसके पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या किया गया था इमादुल मुल्क के द्वारा, तब ये बिहार में थे। इन्होंने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके अपने आप को राजा घोषित कर लिया था, और इसी के समय में ही अहमद शाह अब्दाली 5वीं बार भारत में आक्रमण किया था, और 1761 ईस्वी का जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसी के फलस्वरूप 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था। शाह आलम द्वितीय की ही पीरियड में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें कि शाह आलम द्वितीय को और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। और इसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी, और उसके बाद से तब 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, रेड कंपनी के द्वारा रूल का शुरुआत हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। कहा जाता है कि गुलाम कादिर नाम का एक शख्स शाह आलम द्वितीय का आँख निकाल लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। शाह आलम द्वितीय को फिर मराठों के सहायता से ये दोबारा गद्दी पर बैठते हैं, और बाद में फिर ये अंग्रेज़ों के अधीन आ जाते हैं, यानी कि अंग्रेज़ दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं और इसे अपना पेंशन भोगी बना करके रख देते हैं। इसके बाद जो अगला शासक आया वो बना अकबर द्वितीय, जो कि शाह आलम द्वितीय का बेटा था। यह जो है अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुग़ल शासक था। ये जो है शाही खिताब सिर्फ नाम मात्र का था, ये अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी था, और इन्होंने ही राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दिया था, यानी कि राजा राम मोहन रॉय। और अकबर द्वितीय के टाइम में ही मुग़ल कालीन जो सिक्का था उसका प्रचलन बंद हो गया था। उसके बाद जो अंतिम मुग़ल सम्राट था वो था बहादुर शाह द्वितीय, या फिर जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1857 की क्रांति में गदर में इन्होंने भाग लिया था, और इसे इसी दौरान में हुमायूं के मकबरे में कैद करके रखा गया था। बाद में जिसे रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, और जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।